ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने आरबीआई के ना कुछ टूल्स बताए थे मैंने आपको, ठीक है, कुछ विंडोज बताई थी, ठीक है। अब मैं भूल गई हूँ मैंने आपको कल क्या कराया था, पहले तो मुझे वो बता दीजिए, पहले वो याद मुझे करवाइए, फिर मैं आगे की क्लास में चलूंगी। क्या क्या पढ़ा था कल हमने? लिखूंगी मैं, 1 मिनट। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट पढ़ी थी, रिवर्स रेपो रेट पढ़ी थी, ठीक है। और क्या पढ़ा था? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज पढ़ी थी, ठीक है, डिपॉजिट फैसिलिटीज पढ़ी थी। इसके बाद क्या पढ़ा था? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, पूरी आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और उससे लास्ट क्या था? स्पेशल टारगेट लॉन्ग टर्म। अब मुझे इसके बारे में बताइए, कल ये हमने एक हमारी कितनी विंडोज थी? ये 6 विंडोज थी। इन 6 विंडो में केवल और केवल हम कैश यानी लिक्विडिटी जो होती है हमारी उसको कंट्रोल करते हैं, है ना। आरबीआई कंट्रोल करता है, हम नहीं करते। तो हमने पढ़ा था। अब मुझे बताइए रेपो रेट क्या होता है? क्या होता है रेपो रेट? आरबीआई लोन देती है दूसरे बैंकों को, ठीक है। आरबीआई क्या करती है? लोन प्रोवाइड कराती है अदर बैंक को, है ना, अदर बैंक को। अदर बैंक्स में कोई भी बैंक्स होते हैं, सारे बैंक हमारे आते हैं इसमें। कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है, ठीक है, कोई अलग तरीके का बैंक है, कोई फॉरेन बैंक है, जो विदेशी बैंक है हमारे, सभी तरीके के बैंक को आरबीआई क्या करती है? इसमें लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और उस लोन को प्रोवाइड कराने के लिए देखो बच्चों, मैं बार बार बोलती हूँ, कोलेट्रल रखना, गिरवी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आरबीआई किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड कराएगी तो वो क्या होगा, ठीक है, कोलेट्रल रख के कराएगी, ठीक है। इस बैंक से कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, ठीक। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा था। अब क्या करेगा? अब जो है अदर बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देगा। बट ये सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है कि जब आरबीआई नोट छापता है, आरबीआई के खुद फाइनेंशियल पावर है, खुद वो फादर है सारे बैंकों का, तो उसे लोन की क्या जरूरत है? उसे लोन की क्या जरूरत है? बट मैंने क्या बताया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ ऐसे टूल्स लेके आता है मार्केट में। जब आरबीआई को लगने लगता है कि नहीं भाई, अदर बैंक के पास जो है वो पैसा ज्यादा कलेक्ट हो गया, जमा हो गया है, और वो पैसा मार्केट में जा रहा है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो उसने बोला ठीक है भैया, तुम ये लोन लोगों को ना देके मुझे दो। अब आरबीआई तो पापा है, पापा की बात तो कोई टालेगा नहीं। अगर आपके मदर या फादर आपसे कोई भी चीज बोलेंगे तो क्या आप टालोगे? उसको लड़ लोगे, बहस कर लोगे, बट एटलीस्ट क्या होगा, आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, है ना, ठीक है। तो वो पहले थोड़ा तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, हर बैंक करता है, क्योंकि सबको अपना, क्योंकि हम क्या है, हम डेमोक्रेसी प्लस में रिपब्लिक है। हमें चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ह्यूमन बिहेवियर हो, ठीक है, चाहे यानी कि नागरिकों की बात हो, चाहे किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, सभी में हमारी डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। सभी में क्या चलती है? हमारी डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अदर्स बैंक जो होते हैं वो आरबीआई को लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो आरबीआई सोचता है कि क्या होगा इसमें, यहाँ पे अगर इस बैंक के पास पैसा ज्यादा रहेगा, मार्केट में फ्लो करेगा, वो बोलेगा तुम मार्केट में नहीं दोगे, तुम मुझे दो। मार्केट में वो बोलेगा कि मैं तो 8% पे दे रहा हूँ, बोला मैं तो तुझे 3 दूंगा, पर तुझे मुझे ही देना होगा, तो बैंक को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। रेपो और रिवर्स रेपो ये था हमारा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज क्या थी हमारी? विदाउट कोलेटरल, बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट का ही भाई है ये, दूसरा जुड़वा, है ना, पर वो इससे क्या है, छोटा है। ऐसा है ना, जब ट्विंस बेबी होते हैं, एक बेबी पहले डिलीवर होता है, फिर दूसरा बेबी 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, छोटा बड़ा तो होता ही है ना। तो रेपो क्या है? वो बड़ा भाई है, बड़े भाई बहन जो भी है। और जो ये हमारा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज है, वो छोटा है। अब छोटा है तो छोटा ही रहेगा ना। इट मीन्स इसके अंदर क्या फैसिलिटीज कम है कि इसमें आपको कोलेटरल नहीं रखना है,
समझ गए? कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है आपको, और आप क्या कर सकते हो, आरबीआई के पास अपना पैसे को रिजर्व करा सकते हो। सरप्लस पैसा हमेशा, सरप्लस पैसा जो होता है वो आरबीआई के पास जाता है। कभी भी क्या होगा, एक एनडीटीएल है, अभी हम आगे समझेंगे इस टर्म को, एनडीटीएल होता है एक टर्म। कभी भी एनडीटीएल से पैसा नहीं जाएगा, कभी भी सीआरआर से पैसा नहीं जाएगा, कभी भी एसएलआर से पैसा नहीं जाएगा। इन सारी चीजों को छोड़ के जो पैसा बचता है वही अदर बैंक आरबीआई में क्या करता है, एज ए लोन दे देता है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा लॉन्ग टर्म, क्या था ये, क्या था ये, सेम ही है सारी चीजें। ये सब चीजें क्या थी, 14 डेज से लेके 365 डेज तक। ठीक है, 14 डेज से लेके 365 डेज तक ये सब चीजें क्या होती थी, चलती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको लॉन्ग टर्म कर दिया, यानी कि अब 1 साल से लेके 3 साल तक। अब वो बैंक की मर्जी है कि क्या वो 1 साल में दे दे, 1.25 साल में दे दे, 1.5 में दे दे, 2.5 में दे दे, 3 में दे दे। समझ में आई? लॉन्ग टर्म सेम वही चीज है सारी। टारगेटेड लॉन्ग टर्म क्या होता है कि किसी भी चीज को टारगेट कर दिया। मैंने क्या बताया था, कौन सी चीज को टारगेट किया गया था, और ये सब जो चीजें आई हैं ये कोविड में आई हैं, ये कोविड में आई हैं, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले केवल हमारी 3 टूल्स 3 विंडो काम करती थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज में। पहले ही बता रही हूँ कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि तरलता समायोजन, क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तरलता समायोजन, यानी कि तरलता, कैश को एडजस्ट करना मार्केट के अंदर। अब कोविड ने हमें वो सिचुएशन दिखा दी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपने अपने दादा दादी जो या नाना नानी होंगे घर में, उनसे सुना होगा कभी कि 1920 में प्लेग फैला था, है ना, बताते हैं बड़े बूढ़े। 1920 में क्या हुआ था, प्लेग फैला था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि सब कुछ बर्बाद हो गया था, लोग मर रहे थे, मेडिसिन नहीं मिले, दवाइयाँ तो पहले वैसे भी नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, फैसिलिटीज नहीं थी, सारे के सारे घर के घर साफ हो गए, है ना, इस तरीके के पैंडेमिक था। और क्या ये पैंडेमिक हमने देखा, अगर जब आप थोड़ी सी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी फैमिली होगी, आप अपने बच्चों को बताओगे ना ये सब चीजें कि हमने 2020 में ऐसी चीज भी हुई थी हमारे साथ कि रेलें रुक गई थी, बसें रुक गई थी, तो बच्चे बिलीव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सपने जैसा है। आपने सोचा होगा कभी कि आपके फंडामेंटल राइट को क्या किया, लात मार के सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देख रहे थे तुम, बाहर निकलते थे लिटरली ना पुलिस डंडे से पीटती थी। क्यों पीटती थी? क्योंकि इन्फेक्ट करोगे आप दूसरे बंदे को, अगर आप आपको खुद ही नहीं पता कि आप कोविड से प्रभावित है। ठीक, तो और आप बताइए कि जो फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन है वो कौन सी कंट्री से है, बोरो की है ना, कुछ चीजें हमने कहीं कहीं से उठाई है ना। अब बताओ, फंडामेंटल, आगे दौड़ पीछे छोड़ हो रही है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन जो है वो हमने कौन सी कंट्री से उठाया है कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है या कोई पैंडेमिक सिचुएशन है और हमें फंडामेंटल, अच्छा, राइट टू फ्रीडम आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं है? आप घूम सकते हो नहीं घूम सकते, आपको कहीं भी घूमने जाना आप जा सकते हो नहीं जा सकते, 18 साल से ऊपर के जा सकते हो कहीं भी, है ना, है ना। बट हमारी इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है। तुम बोल के देखो, अगर मम्मी पापा मना कर दे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है घर के बाहर पैर निकालने की, या है किसी की? नहीं है। समझ में आई? बट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी लाइफ जीने का, अपने तरीके से जीने का अधिकार है। और वो ही राइट हमारा घूमने का अधिकार है ना, वो ही हमारा सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया था ना, घरों में आप नहीं निकलेंगे बाहर। सिर्फ जो भी नेसेसरी नीड से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी कुछ ऐसे सेक्टर्स में जो पीपल काम कर रहे हैं जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जैसे दूध की कंपनी में कोई काम कर रहा है, आटे की कंपनी में कोई काम कर रहा है, या किसी की मेडिकल शॉप है, या किसी की किराने की दुकान है, खाएगा क्या बंदा? वही चीजें खुली थी ना, बस कपड़े की दुकान बंद थी। हाँ हाँ, तो बैंक भी खुले थे, बिना पैसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, बिना पैसे कैसे काम चलेगा, बैंक भी खुले थे। पर बैंक में एम्प्लॉय की संख्या, अगर किसी बैंक में एम्प्लॉय की संख्या 20 है तो वो 10 कर दी गई थी, और वो भी अल्टरनेट डेज पे आ रही थी। ठीक है, और आपको बोला गया था कि ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज की तभी आप बैंक में विजिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करा रखा था। ठीक,
टीचिंग देख लो, ऑनलाइन आई, कहाँ से आई? कोविड से आई, जर्मनी से लिया था, पढ़ लिया करो, ठीक है, समझ में आई? चलो, तो अब हमने ये देखा कोविड में जब हमारे पास क्या हो गया, फाइनेंस की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, पैसा ही नहीं है मार्केट में, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करेगा लोग, क्या करेंगे बंदे? डिमांड ही नहीं करेंगे, डिमांड ही नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन, मैंने क्या कहा था, महंगाई होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, बट एक पॉइंट तक होनी चाहिए। जैसे कि आज का अब तक का टारगेट है कि 4 to 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए हमारी, कितनी? 4 to 6%। 4% से नीचे जाएगी तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, और 6% से ऊपर जाएगी तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो मोर इन्फ्लेशन हो जाएगी, ज्यादा महंगाई हो जाएगी, और ये डिफ्लेशन हो जाएगी, यानी कि मुद्रा अपस्फीति हो जाएगी, ठीक है। एक मुद्रा स्फीति महंगाई, मुद्रा अपस्फीति का मतलब होता है, क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे चीजें इतनी सस्ती हैं, ठीक है, समझ में आई बातें? चलो, तो ये हो गया टारगेटेड। किस चीज को टारगेट किया था हमने यहाँ पे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हमने क्या किया था? टारगेट किया था, यानी कि गैर वित्तीय संस्थाएं, कंपनी गैर वित्तीय कौन सी होती है? जैसे कि बजाज फाइनेंस कोई बैंक है? नहीं है। मुथूट फाइनेंस कोई बैंक है? नहीं है, बट वो लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारी, यानी कि आप क्या किया? टारगेट किया। कितने % टारगेट था बच्चों? कितना? x%। मतलब मैंने x बता दिया तो तुम्हारा x ही रहेगा, उस पर डिजिट नहीं आएगा। 40% बोला था मैंने, क्लास में भी कल बोला था। x लिख दूंगी बोर्ड पे तो x ही रहेगा। तुम्हारा होमवर्क है भाई कि उस चीज को जो मैंने तुम्हें x बताया उसको गूगल से जाके ढूंढो कि आज प्रेजेंट कितना चल रहा है। सब कुछ थाली में परोस के नहीं दूंगी मैं, पहले बताती हूँ, खुद भी करो कुछ, ठीक? समझ में आया? यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए लोन के लिए हैं तो आप पहले 40 रुपए नॉन फाइनेंशियल जो कंपनी है उनको देंगे, बाकी 60 रुपए कुछ भी करो आप, है ना। इसके बाद ये क्या था? सेलेक्टेड टारगेट, टारगेट कर दिया। अब जो सेलेक्टेड है इसमें क्या करेगा? जो आरबीआई है जो लोन देगा वो बड़े बैंकों को नहीं देगा, एसबीआई को नहीं देगा, ठीक है, पीएनबी को नहीं देगा, स्मॉल बैंक को देगा। स्मॉल बैंक जस्ट लाइक ग्रामीण बैंक नहीं बेटा, एमएसएमई बैंक नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ठीक है। स्मॉल बैंक क्या होगा? जैसे कि आपके ग्रामीण बैंक खुल गए हैं जगह जगह छोटे छोटे, ठीक है, सहकारी बैंक होते हैं, कुछ फार्मर से रिलेटेड बैंक होते हैं, ठीक है, कुछ कमेटीज होती हैं, इस तरीके से। तो उसमें क्या होगा कि ये जो है वो स्मॉल बैंक को दिए जाएंगे, छोटे छोटे जो ग्रामीण लेवल के बैंक होते हैं उनको लोन देंगे, और वो बैंक क्या करेगा? एमएसएमई को लोन देगा। समझ में आई एमएसएमई और इसके बीच में फर्क? एमएसएमई की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटे एंड लघु उद्योग। तो ये हमारी रिवीजन क्लास थी कल की, ठीक। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये है आरबीआई की मॉनेटरी टूल्स, ठीक है। क्या है ये? आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स हैं ये सब, ठीक है। मॉनेटरी टूल्स, ठीक, मॉनेटरी टूल्स ऑफ आरबीआई। अभी बताया मैंने मॉनेटरी टूल्स ऑफ आरबीआई। चलो, यानी कि मौद्रिक नीति के तत्व, मौद्रिक नीति के तत्व किसके? आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक। अब मैंने आपको ये चीज, इसमें जो पार्ट आएगा ये मैं आपको पहले ही करा चुकी, जो भी मैंने आपको रेपो रिवर्स रेपो बताया सब करवा चुकी, वो भी बताऊंगी कि क्यों पहले करवाए। अब ये दो तरह के होते हैं बच्चों, क्या होते हैं ये? दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटिव, ठीक है। तो पहला क्या है मेरा? क्वांटिटेटिव, ठीक, क्वांटिटेटिव। और दूसरा क्या है मेरा?
क्वालिटेटिव। ठीक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है, परिणात्मक और वो है गुणात्मक, परिणात्मक और वो है गुणात्मक। ठीक, परिणात्मक एंड ये है गुणात्मक। ठीक, इसको हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक, ये जो टॉपिक है ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। बी पार्ट को आज हम नहीं बिल्कुल भी छुएंगे किसी भी तरीके से, ये हमारा अगली क्लास में जाएगा। आज हम क्वांटिटेटिव पे बात करते हैं, परिणात्मक पे बात करते हैं, यानी कि कैश का फ्लो मार्केट में कम ज़्यादा कितने तरीके से करेंगे और उसका क्या इफेक्ट हमारी मार्केट में होगा। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, इसका इनके और नाम भी है, क्वांटिटेटिव आ जाएगा, जर्नल आ गया, ठीक है, जर्नल टूल्स, ये इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, पूरा लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स, जर्नल टूल्स, या क्या हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट टूल्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टूल यानी कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपको दिखाई नहीं देंगे ये जो इस ए पार्ट से जो भी चेंजेस हमारा आरबीआई महंगाई को बढ़ाने या घटाने में करेगा, हम लोगों को वो चीजें दिखाई नहीं देंगी, हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, ये वाली जो चीज है इससे हमें सीधा पता लगेगा, सीधा हम इससे इफेक्ट उससे भी हो रहे हैं, बट इसमें हम भी इन्वॉल्व होंगे, और इसमें क्या होगा कि हमें पता लगेगा चीज का, हमें पता लगता है कि आरबीआई सीआरआर कब बढ़ाने वाला है, एसएलआर कब बढ़ाने वाला है, नहीं पता लगता। इस सिचुएशंस में हमें सब पता लगेगा। ठीक, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं, अप्रत्यक्ष टूल्स होते हैं, यानी कि हमें पता नहीं लगेगा आरबीआई कब क्या कर दे, हमारा उससे कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। अब इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे पार्ट। सबसे पहला होता है रिजर्व रेशो। क्या होता है सबसे पहला, रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो। ठीक, रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो को क्या बोलते हैं, संरक्षित अनुपात, हिंदी में क्या बोला जाएगा, संरक्षित अनुपात। रिजर्व, संरक्षित का मतलब समझते हो ना, रिजर्व रखना, संरक्षित करना किसी भी चीज को। हाँ, मैंने बताया था चोर जेब होती है सबकी, उसमें वॉयलेट में, वो क्या है आपकी संरक्षित, है ना, रिजर्व रेशियो है। उसके बाद हमने आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो अभी मैं आपको पीछे करा के आई हूँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, यानी कि नगद तरलता अनुपात, अभी करवाया पीछे 2 दिन से वही क्लास चल रही थी, नगद तरलता अनुपात। ठीक, नगद तरलता अनुपात, जिसमें अभी हमने 6 विंडो पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, बैंक रेट, इसमें अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसमें आगे क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, बैंक रेट। ठीक, इसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, MSF, क्या पढ़ना पड़ेगा, MSF। अच्छा चलो, ये सब चीजें मैंने आपको लिखवा दी। मैं ये टॉपिक बहुत स्लो लेके जाऊंगी। ठीक है, स्लो इसलिए लेके जाऊंगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, जिसमें हमारा क्या होता है, बजट भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉपुलेशन, और अगर किसी भी साल सेंसेक्स होगा, जब भी सेंसेक्स होगा या होने की संभावना होगी, तो पॉपुलेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से एनालिसिस किए जाते हैं, कहाँ से बोर्ड उठाता है क्वेश्चन, करंट सिनेरियो से क्वेश्चन उठा लेता है। जैसे कि अभी
क्या है कि हमारी जो 5th पोजीशन है इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, ठीक है। तो क्या करेगा, पूछ लेगा कि पहली कौन सी है, या 2 साल पहले भारत की क्या सिचुएशंस थी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोलती है कि अगर हम इस तरीके से चलते रहे तो 2045 से लेकर 2050 के बीच तक हम एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, पर फिर भी डेवलप कंट्री ज्यादा अच्छी होती है डेवलपिंग की अपेक्षा, एज कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्री की अपेक्षा डेवलप कंट्री ज्यादा अच्छी होती है। बताओ, विकसित देश ज्यादा अच्छा होता है या विकासशील देश ज्यादा अच्छा होता है? बताओ, सब अपना अपना ओपिनियन दो, क्या होगा अच्छा? क्वेश्चन आया हुआ है ये। देखो, विकसित ऑलरेडी विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है, और डेवलपिंग में क्या, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वहां पे आप अपने आप को देख लीजिए, अगर हमारे यहाँ से, मैं 2 चीजें हमेशा बोलती हूँ, पॉलिटी पढ़ाती थी जब, हमेशा बोलती थी 2 चीजें हटा दो तो इंडिया से अच्छी कोई भी जगह नहीं है वर्ल्ड में, कोई भी जगह नहीं है। रिजर्वेशन एंड रिलीजन, 2 चीज हटा दो, धर्म के नाम पे मत लड़वाओ, और रिजर्वेशन नीड के अकॉर्डिंग दे दो। फिर देखो इंडिया को, विद इन 1 ईयर आप इफेक्ट देखोगे। अगर हम यूएसए को पीछे ना छोड़ दे, हमारे अंदर वो ताकत है। बिकॉज क्यों, सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल जो एटमोस्फेयर है हमारे यहाँ का बहुत सुटेबल है। कितनी ऋतुएं आती हैं, कितने सीजन्स होते हैं? 6, जिसमें 4 मेन है आपके, है ना। है कहीं पे गर्मी या गर्मी या सर्दी या विंटर्स ही विंटर्स? कनाडा का मौसम देखा है? इंडियन लोग जब वहां जाते हैं ना तो कुछ टाइम तक बीमार हो जाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे देखो, ठीक। दूसरा, नॉर्थ में चले जाइए अलग कल्चर, साउथ में चले जाइए बिल्कुल अलग कल्चर, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए बिल्कुल अलग कल्चर। समझ रहे हैं चीजों को, है ना। भाषा ही समझ नहीं आती है किसी देश में, इतनी भाषाएं, है ना। हमारे पास पावर बहुत है। मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, मैं आपको मूवी से लिंक करके चीजें बताती हूँ। कोविड कब आया? 2019 में, ठीक। भारत में कब बढ़ाया? 2020 में। और हमारे यहाँ पे मूवी आई थी 2016 में, किसी ने नहीं देखे तो देख लेना, चेन्नई वर्सेस चाइना, या चाइना वर्सेस चेन्नई, कुछ ऐसे ही नाम है। सूर्या है ना, साउथ का हीरो, उसकी मूवी है, उसको देखिएगा। उसमें बिल्कुल कोविड वाला, कोविड नाम नहीं लिया उन्होंने, कोरोना नाम नहीं लिया डिजीज का, बट उन्होंने जो प्रोटोकॉल हम लोगों ने कोरोना में किए वो उन्होंने 2016 की मूवी में ही बता दिए। उसमें क्या किया, ये एक मैन से इंजेक्ट होके आया है, कुछ भी है, कैसे भी आया, ठीक है। उसका तो आज तक पता ही नहीं लगने दिया कि ये कैसे आया, है ना। कहा जाता है कि ह्यूमन मेड वायरस था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और उसमें क्या था कि उसको डॉग में क्या किया, इंजेक्ट कर दिया गया, उसने डॉग ने किसी को बाइट किया और फिर वो ऐसे फैलने लगा। तो वहां पे जो हीरोइन होती है उस मूवी की, वो बोलती है, क्योंकि वो उस पर रिसर्च कर रही होती है, वो बोलती है कि फटाफट से इनको आइसोलेशन में डालो, है ना, मास्क लगाइए, ये करिए। कब की बात है? 2016। और ये कब आया? 2019। तो है नहीं हम एडवांस, कल्चर हमारा एडवांस है नहीं। जो चीज फ्यूचर में हुई उस पर हमने मूवी पहले ही बना के छोड़ दी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि डेवलप हुई कंट्री में जो होते हैं ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट हमारे यहाँ पे उल्टा है, करप्शन इतना है कि जो बच्चा टैलेंटेड होता है, अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है, बाहर भाग जाता है, अच्छा पे स्केल मिलता है। यहाँ पे सैलरी रोक देते हैं, लड़ते रहो फिर सैलरी के लिए, इसी चीज के कारण, ठीक है। चलो, डेवलपिंग से अलग हो जाइए। कहाँ थे हम, कहाँ थे, कहाँ थी मैं? यहाँ तो थी, एमएसएमई पे, ठीक है। चलो, तो ये सब चीजें हैं, इनडायरेक्ट होंगे। आरबीआई इनको अपने आप मॉनिटर करेगा, हमें नहीं पता लगेगा कब क्या किया उसने। रिजर्व रेशो है इसमें, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, एलएएफ है, ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज है। इसके बाद बैंक रेट है और एमएसएफ है, ठीक है।
अभी इसको मैं करा चुकी, इसकी 6 विंडो भी मैंने बताई, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, स्टैंडिंग, उसके बाद लॉन्ग टर्म, टारगेटिंग टर्म और सेलेक्टेड टारगेटिंग। ठीक, समझ में आ गई बात। चलो, आज का टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आज हम करेंगे क्या पॉइंट, रिजर्व रेशियो उठाएंगे। क्या उठाएंगे, रिजर्व रेशियो। बिल्कुल फ्लो में चलूंगी बच्चों, इसलिए चलूंगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और ये चीजें ना भैया दिमाग को चाहे खोल के चाहे कैसे भी करो, गुट्टी बनाओ पियो, अगर आपको मुझे परेशान करना है करो कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, दोबारा समझाइए, तीसरी बार समझाइए, 10वीं बार समझाइए, 50वीं बार समझाइए, मैं तैयार हूँ। बट इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। चलो, अब हमारा क्या टॉपिक है आज का, रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्या टॉपिक है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो यानी कि संरक्षित अनुपात, संरक्षित अनुपात। चलो, मैंने क्या बताया था आपको कि जब रेपो रेट के अंदर, अब देखो लिंक होंगी चीजें, अब यहाँ पे सारी चीजें लिंक होंगी। मैंने क्या बताया था, रेपो रेट के अंदर क्या होता है कि जब आरबीआई किसी दूसरे बैंक को लोन देता है, यही चीज थी, है ना, आरबीआई किसी दूसरे बैंक को लोन देता है तो वो उससे कोई चीज कोलेटरल रखवाता है। ये बैंक इसके पास कोई भी चीज कोलेटरल रखेगा, गिरवी रखेगा, बट उसमें मैंने आपको नोट लिखवाया था एक नीचे कि वो जो कोलेटरल होना चाहिए वो आपका एसएलआर से नहीं होना चाहिए। ये लिखवाई थी बात, है ना, लिखवाई थी एसएलआर। तो अब जो एसएलआर है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, रिजर्व रेशो, रेशो का क्या लिख दिया मैंने, रिजर्व रेशियो। ठीक, संरक्षित अनुपात। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब हम रिजर्व रेशियो करते हैं यानी कि पैसे को रिजर्व करना है हमें, अब वो पैसा दो तरीके से रिजर्व होगा। किसको रिजर्व करना है, एक चीज बता दूंगा, आरबीआई रिजर्व नहीं करेगा, कौन करेंगे रिजर्व, बैंक्स, बैंक्स को वो पैसा रिजर्व करना है। अब ये पैसा दो तरीके से रिजर्व होगा, दो तरीके से पैसा रिजर्व होगा। एक तो ये पैसा रिजर्व होगा आरबीआई के पास, यानी कि हर बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रिजर्व कराएगा, और एक होगा इटसेल्फ, अपने पास, इटसेल्फ अपने पास, दो तरीके से पैसा रिजर्व होगा। अब सारी चीजों में आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म और समझना पड़ेगा जिसका नाम है एनडीटीएल। एनडीटीएल फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, एनडीटीएल की नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, नेट डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी यानी कि हिंदी में बोलेंगे शुद्ध मांग और समय देता, शुद्ध मांग और समय देता, शुद्ध मांग और समय देता। अच्छा, जो हिंदी के एक्सपेरेंट है ना भाई, वो ये चीज याद रखेंगे कि कोई भी चीज अगर शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा आती है ना तो उसको आप हमेशा इंग्लिश में ही याद, हिंदी में तो याद करनी ही है, इंग्लिश में भी उसको याद करेंगे आप, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बच्चों, गाजी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें एनडीटीएल ही बोलेगा, या वो क्या करेगा, हिंदी में ही लिख देगा, हिंदी में क्या लिख देगा वो, नेट डिमांड, नेट डिमांड, इस तरीके से क्या करोगे फिर आप। ठीक, तो जो टर्म मैंने लिखवाया यानी कि रेपो, रिवर्स रेपो, जो पीछे लिखवाए टर्म आपको इंग्लिश में भी याद करने होंगे, वो जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, ये चीजें समझ गए आप। चलो, शुद्ध मांग और समय देता, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या होती है, ये इसको समझेंगे हम, एनडीटीएल को अब हम समझेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, अब आप खुद लिखेंगे, एनडीटीएल लिखूंगी अब मैं हर जगह। ठीक, चलो क्या होता है ये,
बहुत सारे बैंक्स हैं, मैं ले रही हूँ एसबीआई, मैंने एसबीआई बैंक लिया। एसबीआई एक बैंक है, इसके अंदर ये ए बी सी और डी 3 कस्टमर हैं, ठीक, ए बी सी डी 4 कस्टमर हैं। इन्होंने ये चारों ने बोला, चारों बैंक में गए, चारों ने बोला कि सर हमारे 1000 रुपीज जो है आप मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिए। ए बी सी एंड डी यानी कि इन चारों लोगों का खाता एसबीआई अकाउंट में। उन्होंने बोला कि सर हर बंदे ने, पर बंदे ने, यानी कि इसने भी 1000, इसने भी 1000, इसने भी 1000, इसने भी 1000, सारों ने बोला 1000 रुपए आप हमारे अकाउंट में जमा कर दो। तो इनकी टोटल डिपॉजिट कितना हो गया प्लस में 4000 रुपीज, टोटल डिपॉजिट 4000, इनकी कुल जमा राशि 4000 हुई, ध्यान से समझेंगे। और वहीं पे 3 कस्टमर आगे एक्स वाई एंड जेड, जिनका खाता किसी अकाउंट में। अब इन्होंने बोला कि सर आप हमारे अकाउंट से 500 रुपए हमें निकाल के दे दो, 500 रुपए निकाल के दे दो। तो विड्रॉल कितने का हो गया 1500 रुपए का, विड्रॉल कितने का हो गया 1500 का, 1500 का ही हुआ ना, 500 रुपए निकाले। टोटल डिपॉजिट 4000, टोटल विड्रॉल निकासी कितनी 1500 रुपए, कितने बचे बैंक के पास? अरे मेरा मैथ कमजोर है, बताओ भाई, 4000 में से 1500 घटाओ 2500, ठीक है। तो ये 2500 रुपए जो है ये क्या है, ये 2500 रुपए आए, यही हमारा एनडीटीएल है, समझ में? टोटल जमा में से कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला बना, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल, है ना। टोटल डिपॉजिट फॉर्मूला लिखते रहना, और बाद में पूछूंगी नहीं बताया ना तो फिर बताऊंगी। टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल, ठीक, ये फॉर्मूला बना। यानी कि क्या होगा, कुल जमा माइनस कुल निकासी, हिंदी में बोला जाएगा कुल जमा माइनस कुल निकासी। अच्छा आप एक चीज बताओ, कभी कभी हुआ होगा, 100% हर के साथ हुआ होगा, मान लो आपका फोन काम नहीं कर रहा, आपको कैश चाहिए, एटीएम काम नहीं कर रहा, आप बैंक में चले गए पैसा नहीं, तो कभी कभी बैंक क्या एक्सक्यूज देता है, आज कैश खत्म है, होता है ना, आज हमारे पास कैश नहीं है, बैंक ने क्या बोला, कैश खत्म है, कल आ जाना, कल मिल जाएगा। क्या बैंक में पैसा कभी खत्म होता है? नहीं होता। बट आपसे क्या बोला गया, कैश नहीं है, कल आना। क्यों बोला गया, देखो कभी भी एनडीटीएल नेगेटिव नहीं होगा, याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि 4000 जमा करवाए थे लोगों ने, टोटल 4000 की इनकम है बैंक की, 4000 रुपए जमा करवाए, और एक्स वाई जेड आके बोले जी 1500 मुझे दे दो और 1500 मुझे दे दो, 1500 मुझे दो, उनके अकाउंट में है 1500 रुपए, उन्होंने अपना ही पैसा बैंक से मांगा है, ठीक। तो इन्होंने कितने की डिमांड कर दी, 4500 रुपए की, बट हमारी जो आज की क्रेडिट है वो कितनी है 4000 रुपए, 500 रुपए नेगेटिव में चला जाएगा या बैंक नहीं जाएगा। तो वो क्या कर सकता है कि जो 2 बंदे पहले आएंगे, कोई भी 2 इन तीनों में से, उनको दे देगा, तीसरे को रोक देगा कि जी कल आइएगा, बैंक में कैश नहीं है, क्योंकि एनडीटीएल, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, समझ में आई, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, समझ गए। ये आगे आएगा, अभी आगे बार बार रिपीट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी समझ में आया। हर बैंक का हर मिनट का एनडीटीएल अलग अलग होता है ना। एसबीआई में बहुत सारे कस्टमर आएंगे जाएंगे, ऐसे ही आपका पीएनबी में बहुत सारे, तो हर बैंक का अलग अलग होगा या नहीं है, सबका सेम होगा नहीं, सब बैंक का अलग अलग होता है, हर मिनट का अलग होगा, हर मिनट में कितने लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हो जाता है, ठीक है, समझ में, हर बैंक का अलग अलग होगा। दूसरी बात समझिए, इसमें नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, यानी कि 1 फ्राइडे, 2 फ्राइडे, 3 फ्राइडे और 4 फ्राइडे, ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं, 4 या 5, 4 ही मानते हैं ज्यादातर, स्टैंडर्ड टाइम होता है 4 फ्राइडे है मान लो, तो अल्टरनेट फ्राइडे पे
यानी कि पहले फ्राइडे पे, दूसरे पे नहीं करेगा, तीसरे फ्राइडे पे, चौथे पे नहीं करेगा। अल्टरनेट फ्राइडे पे हर बैंक आरबीआई को अपना एनडीटीएल बताएगा। ठीक है, समझ में आई? अल्टरनेट फ्राइडे पे क्या होगा, जो बैंक है अपना एनडीटीएल किसको बताएगा, आरबीआई को। ठीक है, अल्टरनेट पे आरबीआई को, आरबीआई को, समझ में आई? अल्टरनेट फ्राइडे, एवरी फ्राइडे नहीं, अल्टरनेट फ्राइडे। चलो अब बोल, एक होता है, मैंने आपको बताया था कल, ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ई कुबेर प्लेटफॉर्म है ना, खरीद फरोख्त जो होती है आरबीआई के थ्रू, वो किस पे, कौन से प्लेटफॉर्म से होती है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म। अब जो ई कुबेर है, ई कुबेर पे सब पता लगता है कि एसबीआई में कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकला, पीएनबी में कितना पैसा जमा हुआ, कितना निकला, आईसीआईसीआई में कितना जमा हुआ, कितना निकला, सब है। बट फिर भी एज पर गाइडलाइन ऑफ आरबीआई हर बैंक को हर अल्टरनेट फ्राइडे पे अपनी सिचुएशन एनडीटीएल की किसको, आरबीआई को बतानी पड़ती है। समझ आ गई बातें आपको? चलो हो गया। इसके बाद है सबसे पहले ये सब चीजें समझ गए? ओके, चलो अब एनडीटीएल समझ गए। अब हम फिर से आ जाते हैं अपने कैश रिजर्व रेशियो पे। ठीक है, क्या, सॉरी, रिजर्व रेशियो पे आते हैं। रिजर्व रेशियो जो होगी, रिजर्व रेशियो जो होगी मेरी, वो दो तरह की होती है। कौन सी होती है? एक होती है मेरी सीआरआर, एक होती है मेरी क्या होती है, एसएलआर। आज हम इन्हीं पे बातें करेंगे, सीआरआर और एसएलआर। ठीक, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, नगद, नगद या नकद नहीं होता, वो नगद होता है ना, क्या होता है, नगद होता है, नकद होता है, ग आता है ना, गमला, हाँ नगद। अरे गूगल पे देख लेना भाई। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात, नगद है या नकद है, जो भी है, ठीक, ये होगा। ठीक, समझ गए? चलो भाई, अब हम पहले सीआरआर की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद संरक्षित या आरक्षित अनुपात। ठीक, इसका नाम ही कैश है, इसका नाम ही कैश है, तो कैश में ही होगा। सिंपल सी बात है। आप गए दुकान पे, आपने क्या किया, दूध की थैली ली दुकानदार से, वो दूध की थैली थी उसके पास 48 रुपीज की। ठीक, आपने उसको क्या दिया, 100 रुपीज का नोट दिया। वो आपको क्या करेगा, क्या करेगा, 50 रुपीज तो देगा, देगा उसे 2 रुपए और देने पर 2 रुपए की बजाय वो क्या करता, कोई चॉकलेट पकड़ा देता, टॉफी पकड़ा देता है। हाँ, क्या ही आएगा। ओके, थैंक यू। चलो, हाँ अभी मैं कहाँ थी, दूध की थैली पे थी। ठीक, मैं मिल्क लेने गई, मिल्क की वैल्यू 48 रुपीज है, मैंने दुकानदार को 100 रुपीज पे किए, वो मुझे वापस कितने करेगा, 52 रुपीज रिटर्न करेगा। तो वो क्या करता है, जर्नली क्या होता है कि 50 रुपए प्लस में 2 टॉफी, है ना। मैं तो कभी नहीं लेती, मैंने कहा भाई मेरे दांत ऑलरेडी सड़े हुए हैं, टॉफी खिला के तुम मेरे दांत और सड़ाओगे, मुझे तो 100 रुपए ही चाहिए, यानी कि मुझे तो कैश ही चाहिए, मैं क्यों कोई और चीज लूं। मैंने आपको कैश दिया, मैंने 48 का सामान लिया, तो मुझे 52 की जरूरत है, जरूरत नहीं है, वो मेरे हैं इन कैश। कैश का मतलब लिक्विड पैसा ही चाहिए मुझे, टॉफी नहीं चाहिए। तो ऐसे रिजर्व बैंक कहता है, आरबीआई कहता है हर बैंक को कि भाई बैंक सुन मेरी बात, कि मुझे तेरे से इतना पैसा चाहिए कैश में। ठीक है, इतना पैसा मुझे तेरे से चाहिए कैश में। सभी बैंकों के लिए समान होता है, ऐसा नहीं है कि एसबीआई के लिए कुछ अलग कर दिया, पीएनबी के लिए कुछ अलग कर दिया, है ना, या आईसीआई के लिए अलग कर दिया, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अलग कर दिया, नहीं, सभी बैंकों के लिए सीआरआर और एसएलआर सेम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
कि CRR जो होता है वो किस में होता है। आप आ जाओ वापिस से, जो मैं पिछली स्लाइड में पढ़ा था, NDTL पढ़ा था अभी पीछे। हमें क्या करना है, NDTL का 4%, इस टाइम करंट की है ये, ज्यादातर यही रहती है 4%, 4.25%, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो NDTL का 4%, मान लो NDTL यानी कि मेरे पास डिपॉजिट 100 रुपए है बच्चों। NDTL का मतलब यानी कि मैं हूँ क्या हूँ, SBI बैंक हूँ आज मैं, ठीक है, अभी मैं SBI हूँ। SBI में मेरे पास आज 500 रुपए आए थे और 400 रुपए लोग निकाल के ले गए। 500 रुपए लोगों ने जमा किए और 400 लोग निकाल के ले गए। तो आज के पास मेरा NDTL कितना है, 100 रुपए, ठीक। तो 100 रुपए का 4% कितना होता है, 4 रुपए, है ना, 4 रुपए। ये जो 4 रुपए होगा ना, कौन सा, ये 4 रुपए जो होगा, ये 4 रुपए जो है, ये वाले 4 रुपए, ये मेरा क्या है, कैश रिजर्व रेशो। यानी कि क्या करना पड़ेगा, NDTL का जो परसेंटेज भी हमारी CRR की RBI ने फिक्स की है वो हमें जमा कराना पड़ेगा, किसके अंदर, RBI के अंदर। वो हमें पैसा जमा कराना पड़ेगा RBI के अंदर। हर बैंक ये पैसा जमा करवाएगा, ठीक। कितने परसेंट, 4%, यानी कि 4 रुपए जो है SBI वो RBI के पास अपना CRR जमा करवाएगा। समझ में आई, समझना SLR और CRR में फर्क है। कैश है तो कैश में ही डील होगी। बैंक बोलेगा जी मेरे पास कैश नहीं है, क्या मैं गोल्ड रख दूं, बोलेगा नहीं, तुम्हें दिखता नहीं है, कैश का मतलब कैश, डील ओनली इन कैश, ठीक। समझ में आई, डिपॉजिट करा दी हमने। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई, क्यों, क्वेश्चन मार्क लगाओ, वाई, क्यों, क्यों जरूरत पड़ी हमें ये CRR और SLR लाने की, क्यों जरूरत पड़ी, क्वेश्चन मार्क है। जरूरत है कुछ, कितने सारे टूल्स है, रेपो रेट बढ़ा दो ना, महंगाई कम करनी है तो, बट खाली रेपो रेट से ही तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी कंट्रोल नहीं होगी ना। इंडिया की इकोनॉमी कोई 100-200 में, तो मैं 100 रुपए का एग्जांपल लेके समझाती हूँ, क्या 100 रुपए की इंडियन इकोनॉमी थोड़ी ना है, वर्ल्ड की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5वें स्थान में है हमारी इकोनॉमी। बेशक हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, बेशक हम अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, बट अभी भी हम 5th पोजीशन होल्ड करते हैं इन द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, यानी कि हम बहुत ज्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं। चाइना भी पीछे है हमारे से, समझ में। चलो, तो अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम लेते हैं हम राम, ठीक। एक बच्चा राम है, इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत की, इसकी ना गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। इसकी सैलरी है मान लीजिए 50,000 रुपये। क्या सैलरी है, 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 तो थोड़े नहीं है, और ये भी मैरिड नहीं है, ठीक है। मैरिड होगा तो वाइफ को देगा, अनमैरिड है। तो इसने क्या करा कि मैं क्या करता हूँ कि ज्यादातर लड़के जो होते हैं, मम्मा बॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी के पास क्या करता है, ये थोड़ा सा ना पैसा जो है वो दे देता है हर महीने सेविंग के तौर पे, कि मम्मी मैं ना आपको 10,000 रुपये महीने दे दूंगा, ये मेरा इमरजेंसी फंड है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी या हमारी फैमिली को जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, दे देंगे। होता है ना ऐसे, लड़के जो होते हैं मम्मा से ज्यादा अटैच होते हैं, लड़कियां जो होती है पापा से ज्यादा अटैच होती है ना। सही फैक्ट है, हमारे केस में उल्टा है, ठीक। चलो, हो गया। अब राम क्या करता है, हर महीने 10,000 रुपये अपनी मम्मी के पास जो है वो जमा करवा देता है ना। वो क्यों जमा करवाता है, कि इन केस क्या हो, मान लो अब ये मैंने आपको एक पर्सन का एग्जांपल दिया, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ SBI बैंक को, ठीक है, फिर राम से इसको मैं आपको लिंक करूंगी। SBI बैंक लिया मैंने, भाई SBI बैंक है, उसमें क्या हुआ कि ह्यूमर्स फैल गया, भाई मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ और मेरे आसपास के लोग हैं, हम सब अमीर हैं, और
SBI में हमारे 1-1 करोड़ रुपए जो हैं या 10-10 करोड़ रुपए जो हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। 10-10 करोड़ रुपए 10 फैमिली के उस बैंक में, और र्यूमर फैल गया या किसी भी तरीके से हमारे पास न्यूज आई कि SBI जो है वो दिवालिया होने वाला है। देखो ऐसा होता है, ह्यूमर्स भी होते हैं और कुछ सच्ची घटनाएं भी होती हैं। पहले ही पता लग जाता है कि SBI दिवालिया होने वाला, तो हमें क्या होगा, हार्ट अटैक नहीं आने लगेगा, और भाई हम फटाफट से भागेंगे और हम SBI के पास जाके बोलेंगे। मैं तो कहूंगी कि भाई मेरा पहले तो 10 करोड़ दे दे, फिर तेरे में आग लगे चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यही बोलूंगी। अब SBI बोलेगा जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्या बोलेगा SBI कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे बिलीव करें। तो अब SBI को बड़ा मतलब कि दिक्कत आई। वो बोला कि अच्छा रुको, होल्ड करो, मुझे 1 दिन का टाइम दो। उसने 1 दिन का टाइम लिया और RBI से बोला कि सर देखिए इस तरीके के ह्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं कि SBI जो है वो दिवालिया हो रहा है, ठीक है। तो वो RBI को कहता है कि सर जो मैंने आपके पास कैश रिजर्व रेशियो जो जमा कराई थी, आप वो मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए थी। वो बोलेंगे ठीक है हम दे देंगे, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होगा, बैंक ही हेल्प करता है, ठीक, RBI ही हेल्प करता है। तो वो क्या करेगा, जो CRR है वो आपकी SBI को रिटर्न करेगा, और उससे भी पहले क्या करेगा, एक सर्कुलर जारी करेगा कि ये सब एक ह्यूमर है, ठीक है, ये एक अफवाह है। SBI इज ए सेफ बैंक राइट नाउ। अभी भी जो है SBI सेफ है, वो दिवालिया नहीं हो रहा है। तो अगर आपको SBI का कोई भी नोटिफिकेशन आपके फोन पे आएगा, या SBI का छोड़ो RBI का आएगा, तो क्या आप उस चीज को नहीं मानोगे, और ऑथेंटिक है, वो बोलेगा कि आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, तो आप तो मानोगे ना, फिर कम डाउन होंगे नहीं। बट उसके बाद भी कुछ लोग डेढ़ शाने होते हैं, वो बोले नहीं भैया मुझे नहीं पता तुम सेफ हो या नो, मेरे तो 10 करोड़ दे दो। तो जो RBI है, जो CRR जो SBI को दे रहा था, फिर वो CRR में से फिर वो पैसा उन लोगों को बांटेगा। समझ में आई, समझ में आ गई बातें, सिचुएशन समझ में आई। अब यहाँ पे राम जो है वो कौन है, कौन है राम, SBI, और मम्मी क्या हो गई, RBI। अगर राम के ऊपर कोई भी आफत आती है ना, और उसका वो 40,000 से काम नहीं चल रहा है, उसको कमाते हुए 3-4 साल हो गए, 3 साल में उसने अपनी मम्मी के पास बहुत सारा पैसा जमा करा दिया, क्योंकि हर महीने वो 10,000 रुपए अपनी मम्मी को देता है। तो वो जाके बोलेगा मम्मा मुझे वो पैसा दे दो, मुझे जरूरत है। या हमारी फैमिली में ही कोई ट्रेजेडी हो गई, राम की फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई, तो अपनी मम्मा को याद दिलाएगा कि मम्मा पिछले 3 साल से जो मैं 10,000 रुपए आपको जमा कराते आ रहा हूँ, तो बहुत सारे हो गए, 1 साल में 1,20,000, और 3 साल में 3,60,000 पैसे की मैं बहुत पक्की हूँ। तो 3,60,000 तो हमारे पास है ना कैश रिजर्व रेशियो, पैसे में मैं तो कैश ही देता हूँ ना आपको, आप भूल गए, वो मुझे दीजिए और हम इस पैंडेमिक से बाहर निकले। समझ में आ गई CRR क्या होती है, कैश में होगी, हर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसको जमा कराएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पे बैंक को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देगा। क्या राम अपनी मम्मी से इंटरेस्ट मांगेगा, नहीं, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, ब्याज नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ये नहीं होगा। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो बैंक को CRR के पैसे से कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन है कुछ, बताओ। इंटरेस्ट नहीं है इस पैसे पे, कोई भी CRR पे RBI किसी भी बैंक को इंटरेस्ट नहीं देगा। भाई राम अपनी मम्मी से इंटरेस्ट थोड़ी ना मांगेगा, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, एक आदमी को बैठा देती हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से उस चीज को कोऑर्डिनेट कर पाओ। राम ने अपनी मम्मी के पास पैसा जमा कराया, तो क्या राम जो अपनी मम्मी से ब्याज थोड़ी ना लेगा। तो सेम है, RBI जो होता है वो बैंक को ब्याज पे नहीं करता, और बैंक का कमाने का सबसे मेन जरिया क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन, है ना, वही होगा। चलो ठीक है, समझ में आई ये बातें, ठीक, ये हो गया। अब जब इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई भी बैंक को इस CRR के पैसे पे प्रॉफिट नहीं होगा। समझ में आ गई बात, CRR के पैसे पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। चलो ठीक है, सबसे पहले CRR को किसने अपनाया,
यूएसए में, ठीक है, यूएसए से ये चीजें जनरेट हुई हैं, ठीक है, कि भाई इमरजेंसी सिचुएशंस में ना हमारे पास पैसा तो होना चाहिए। देखो अपनी फैमिली से इकोनॉमिक्स लगाओ, जो लड़कियां हैं अगर किसी को किचन में काम करना पसंद है ना तो किचन से इकोनॉमी लगा लो, पूरी इकोनॉमी आपके किचन में भरी पड़ी है, पूरी इकोनॉमी। और पूरी इकोनॉमी अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो आपके घर में बसी पड़ी है, वो माइक्रो लेवल की है। और इंडिया की हम लार्ज लेवल पे करते हैं, मैक्रो लेवल पे करते हैं। समझ में आई? 10,000 रुपए की किसी घर की इनकम है तो 10,000 रुपए में रेंट भी दोगे, बिजली का बिल भी दोगे, बच्चों की फीस भी दोगे, सब कुछ करोगे, बीमार हो जाओगे दवाई भी लाओगे, कपड़े फट गए कपड़े भी लाओगे, सब कुछ 10,000 में मैनेज करते हो ना, वही तो इकोनॉमी है। ठीक, चलो समझ में आ गया। अच्छा अब हम इसको लिंक करेंगे सीआरआर और इन्फ्लेशन का क्या लिंक है। इन्फ्लेशन फिर आ गया वही, मैंने क्या बोला था भाई, ये इन्फ्लेशन वर्ड जो है ये पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक, इन्फ्लेशन पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी इकोनॉमी खत्म नहीं हो जाएगा। इन्फ्लेशन मीन महंगाई, है ना, ये पीछा नहीं छोड़ रही है महंगाई, तुम्हारा पीछा है ना, है ना, बढ़ते जा रहे हैं दाम, बढ़ते जा रहे हैं चीजों के, है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। पहले 5 रुपए के 5 नींबू आते थे 5 रुपए के, वो बोलेगा कभी कभी एक भी नहीं दिया यार मुझे कल, बड़ा फील हुआ मैंने 5 रुपए दिए उसको, मैंने बोला भाई एक नींबू दिए, एक ही की जरूरत थी मुझे, एक्चुअली बाहर थी तो डिहाइड्रेशन जैसा हो रहा था, वो पानी में पीती नहीं हूँ, बड़ा गंदा सा लगता है, तो मैंने कहा मैं खुद लेके नींबू डाल के उसको पीऊंगी। मैंने उसको ऐसे ही बोला भाई 5 रुपए का नींबू, तो पूरा मैडम 10 रुपए का है। भाई तो गुस्सा क्यों हो रहा है, तू 10 का दे दे तो समझ रहे हैं, तो महंगाई कितनी हो गई है। हमने 5 रुपए के इतने सारे नींबू खरीदे जो फ्रिज में सड़ भी जाते थे, कूड़ेदान में फेंकते थे, यूज भी नहीं होते थे। तो महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का बढ़ना बहुत जरूरी है हमारी हेल्दी इकोनॉमी के लिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया है। बट अगर वो इन्फ्लेशन औकात से ज्यादा बढ़ते हैं, नींबू अगर 100 रुपए का कर दिया जाए तो आप क्या करोगे, खरीदोगे नींबू, है ना। अगर किसी दिन गलती से खरीद लाए तो 4 दिन तक रात को सोओगे तो सपने ही आएंगे कि 100 रुपए का नींबू क्यों खरीदा, होगा या नहीं होगा। मेरे साथ तो होता है वही, है ना, कि कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होगी और उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं और मैंने उसको खरीद लिया, है ना, उसमें आके भाई कड़ी सी में आके कि चल मैं लेके ही आती हूँ, मैं खरीद लूंगी, है मेरी औकात है इतनी, बट मैं सोचूंगी कि फिर यार मैंने 100 रुपए क्यों खराब करे, क्या जरूरत थी, है ना। चल आप ये समझ के क्यों जरूरत होती है। अब हम इसको ना इन्फ्लेशन से लिंक करेंगे। अच्छा इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है बच्चों, इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जब डिमांड जो है वो क्या होती है, सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, यही चीज है, डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन कहलाती है, यानी कि महंगाई कहलाती है। यही बात अभी तक हमने समझी है ना, यानी कि मांग ज्यादा है चीज की, मांग ज्यादा है, ऊपर का एरो ज्यादा है, सप्लाई यानी कि पूर्ति जो है वो कम है, तो हमारी क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, ये सिचुएशन आप समझे, यही फॉर्मूला है। अब डिमांड कब बढ़ती है मुझे बताओ, मैं भूल गई, कब बढ़ेगी डिमांड, प्राइस पे नहीं जाना है, डिमांड कब बढ़ेगी, हाँ जब आपकी जेब में पैसे ज्यादा होंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको अभी कल का करंट का एग्जांपल दिया कि 5 रुपए का नींबू मैंने उससे मांगा, अगर मेरे पास 5 ही रुपए होते तो क्या मैं वो 10 रुपए का नींबू परचेज कर पाती, मैं उसकी डिमांड कर पाती, नहीं कर पाती। मैं क्या थी, इलिजिबल थी उस चीज के लिए, योग्य थी, मेरे पास क्या था, पैसा था मेरे पॉकेट में, पर्स में मेरे पैसा था, फोन में मेरे पैसा था, तो मैंने 10 रुपए का खरीदा। उस समय मुझे नीड ज्यादा थी, अगर वो 20 का बोलता तो मुझे 20 का भी खरीदना पड़ता, मैं खरीदती क्योंकि मेरे पास पैसा है। ठीक है, तो जो मनी है वो क्या करती है, वो डिमांड को बढ़ाती है। सबसे पहला मैंने क्या कहा था, सारी नाश की जड़ जो है वो पैसा है ना, पैसा पैसा पैसा, तुम किस लिए बैठे हो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, है ना, इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, सिक्योरिटी मिले, पैसा मिले, है ना। मैं किस लिए पढ़ा रही हूँ,
पैसा कमाने के लिए। तो सारी जो जड़ है वो हर चीज की वो क्या है? पैसा। ठीक, मनी। मनी जितनी ज्यादा होगी डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो जाएगी। चलो ये चीज समझ गए इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है। अब इसको मनी जो है वो मार्केट में कब बढ़ती है? सबसे बड़ा कारण मनी मार्केट में कब बढ़ती है? जब बैंक जो है वो क्या करता है? चीप लोन देने शुरू कर देता है। चीप लोन का मतलब घटिया लोन नहीं होता, चीप लोन। चीप लोन वर्ड ही यूज किया जाता है ना, घटिया नहीं होता इसका मतलब। चीप लोन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो लो होगा, ठीक है, कम ब्याज दर पे आपको लोन मिलेगा। चीप लोन केवल 2% पे मिल रहा है। मैं तो अभी मेरे को बोल दे कोई कि सिर्फ 1% पे लोन मिल, मैं बोलूंगी 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं ले लूंगी। तो मिलेगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो मनी का फ्लो मार्केट में कब आता है? जब बैंक जो है वो चीप लोन प्रोवाइड कराने शुरू कर देता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि कम ब्याज दर पे वो क्या करेगा? लोगों को लोन उपलब्ध कराना शुरू कर देगा। सभी मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड उस चीज की उतनी ज्यादा प्राइस, और प्राइस ज्यादा तो महंगाई ज्यादा। एक दूसरे से लिंक है या नहीं है? चलो अब आ जाओ फिर से दोबारा से, कहाँ पे पहुंचेंगे हम दोबारा से? बैंक है हमारे SBI, PNB, ठीक है, और BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 3 बैंक मैंने लिए, ठीक, 3 बैंक मैंने लिए। अब इनका क्या था बच्चों? NDTL जो है, NDTL इस बैंक का है 500 रुपए, इस बैंक का है 200 रुपए, और इस बैंक का है कितना? 100 रुपए, ठीक है। ये NDTL है इन बैंकों का। CRR की रेट कितनी है मेरी? अभी हम कैश रिजर्व रेशो ही कर रहे हैं। CRR की रेट है हमारी 4%। कितनी है? 4%, 4%, ठीक। तो अब 500 का 4% निकालिए, कितना होगा? मैथ पढ़े हो? 500 का 4% निकालो। देखो पेन उठाएंगे, 500 का 4%, अरे 20 रुपए होगा भाई। मैं कहती हूँ मेरा मैथ बिल्कुल नहीं आता मुझे, मैं उंगलियों पे, पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा थक जाती हूँ ना, तो अगर कोई मेरे से पूछेगा कि 7 में से 5 गए तो कितने बचे, वो भी मैं उंगली पे काउंट करती हूँ, ठीक। इतनी तो कैलकुलेशन टिप्स पे होनी चाहिए आपको। 500 का 4% यार 20 रुपए ही तो हुआ, 20 रुपए हो गया। 200 का 4% 8 रुपए हो गया, और 100 का 4% 4 रुपए हो गया। CRR इतना रुपए है, ठीक है, 4% है CRR। 20 रुपए हो गया, 8 रुपए हो गया, और 4 रुपए हो गया। ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, बैंक ने क्या किया? इसको RBI में डिपॉजिट करा दिया। किसके रूप में? एज ए CRR, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात के रूप में, इमरजेंसी फंड के रूप में इस पैसे को उसने RBI में जमा करवा दिया। चलो करवा दिया तो ठीक बात, अच्छी बात है। अब क्या होगा? अब बैंक के पास कितना पैसा बचा बच्चों? बैंक के पास कितना पैसा बचा? इसके पास कितना बचा? 480 रुपए। इसके पास कितना बचा? 100, इतना ही बचा। इसके पास कितना बचा? 96 रुपए। यानी कि इतने रुपए जो है ये मार्केट में एज ए लोन लोगों को प्रोवाइड कराएगा। एक सिचुएशन ये है, सिचुएशन नंबर A। बी सिचुएशन पे चलते हैं। अब मैं कहती हूँ कि CRR को हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं हम? CRR को हम बढ़ा देते हैं। CRR को हमने बढ़ाया, और CRR क्या किया? CRR को हमने बढ़ाया, और CRR को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे CRR को अब हमने 8% कर दिया बच्चों। कितना किया? 8%। यानी कि
अब क्या होगा, SBI इस कंडीशन में 4% में क्या कर रहा है, 480 रुपए मार्केट में उतार रहा है, ये 192 रुपीज उतार रहा है और ये 96 रुपीज उतार रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, CRR के रेशियो को जो है वो मैं डबल कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। अब बताओ यहाँ पे कितने रुपीज हो गए, 40, यहाँ पे कितने हो गए 16, यहाँ पे कितने हो गए 8। अब कितने बचे बैंक के पास, कितने बचे 500, सॉरी 400, कितने बचे 460 रुपए। यहाँ पे कितने बचे, उसमें से 16 घटाइए, कितने बचेंगे 86, ठीक है, और 100 में से 8 घटाइए 92 रुपीज, 184, हाँ 6 है ना 4। चलो इतने रुपए। अब मुझे बताओ कि CRR बढ़ने से क्या मार्केट में पैसे का फ्लो क्या होगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा। देखो पहले क्या कर रहा था, पहली कंडीशन में 480 रुपए वो फ्लो कर पा रहा था, और इस कंडीशन में 460 रुपए, 20 रुपए उसके, सॉरी कितने रुपए और 20 रुपए उसके और ब्लॉक हो गए, यहाँ पे भी ब्लॉक हुए और यहाँ पे भी, यानी कि 4% की सिनेरियो में वो इतना पैसा मार्केट में उठा रहा था, 8% के सिनेरियो में वो इतना पैसा मार्केट में भेज पा रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे मनी फ्लो थोड़ा कम हुआ है, मनी फ्लो कम होगा तो लोगों के पास क्या होगा, लोन जो होंगे, बैंक तो क्या करेगा, वो लोन थोड़े महंगे, पैसा ही कम है तो लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे होंगे तो लोग लोन परचेज नहीं कर पाएंगे, परचेज नहीं कर पाएंगे तो लोगों के पास पैसे की कमी होगी, पैसे की कमी होगी तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई डाउन हो जाएगी। समझ में आया CRR का इन्फ्लेशन से क्या लिंक है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट। चलो ठीक है, इसलिए ये सब चीजें। नेक्स्ट है हमारा SLR, नेक्स्ट क्या है SLR, SLR यानी कि इसका मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। चलो CRR कैश में होता था, है ना, क्योंकि उसका नाम ही क्या था, कैश, उसका नाम ही क्या था, कैश। और SLR है जो, वो क्या है, क्या है वो, इसमें भी NDTL आएगा, पहले ही बता दे रही हूँ NDTL आएगा इसमें। चलो उसमें हमने RBI के पास पैसा जमा कराया था, और अब हम कराएंगे, अब किसका एग्जाम्पल लिया था पीछे मैंने, राम का, अब यहाँ पे दोबारा से हम राम का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बच्चा है राम, ठीक है, बट इस समय ये बहुत उदास है, पहले ये हैप्पी था ना उसमें, अब इस केस में ये उदास है, मैं बताती हूँ क्यों उदास है। इसने अपनी मम्मी, जिसको ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मानता था, उसके पास ये पैसा जमा करता था हर महीने, ठीक, पैसा जमा करता था हर महीने, ठीक, CRR के रूप में, ठीक, CRR के रूप में, कुछ पूछा, ठीक, CRR के रूप में वो पैसा जमा करता था अपनी मम्मी के पास, यानी कि RBI के पास ये बैंक पैसा जमा करता था। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, अपने कुछ फ्रेंड से पैसे उधार ले लिए थे कुछ टाइम के लिए, बैंक से भी लोन लेता है, समझ लेना बात को, ठीक है, 1-2 दिन के लिए चाहिए तो SBI बोलेगा अरे PN भाई थोड़ी हेल्प कर दे, वो बोलेगा हाँ मेरे पास है तू ले ले, होता है ऐसा। चलो अब इसने उस दोस्त से क्या किया, पैसे ले, पर इसको ये नहीं पता था कि ये दोस्त मेरा बड़ा खतरनाक है। इसने क्या कहा था कि मैं 2 महीने में तेरे पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है, बट इसने ये क्या किया, उसको हो गए 4 महीने और पैसे वापस इसने नहीं किए। अब इसके जो दोस्त हैं, उस दोस्त ने बहुत सारे और लोग बुला लिए और ये इसके पीछे पड़ गए इसको मारने के लिए, आज तो तू आज पैसे दे दे और नहीं तो तू गया काम से, ठीक। अब ये कर रहा है, ये बेचारा घबरा गया, ये अपनी मम्मी को फोन पे फोन करे जा रहा है, कॉल करे जा रहा है, और इसकी मम्मी क्या है कि कहीं पार्टी वार्टी में बिजी है भाई, वो फोन नहीं उठा रही है, फोन साइलेंट मोड पे रख के सोई हुई है, फोन ही नहीं उठा रही है।
ठीक, क्या होगा अब? ये तो इसका सर नहीं फोड़ देंगे, फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि वो तो कंडीशन में उसी में आया, तो तू आज पैसे दे दे नहीं तो तेरा सर फूटा है। और उसकी मम्मी के पास पैसा है, बट वो पैसा इस समय किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि मम्मी तो फोन ही नहीं उठा रही है। चलो, अब राम इस कंडीशन में क्या सोचता है कि काश मैंने कुछ पैसा अपने पास भी रखा होता, तो आज मुझे इस कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता, है ना। तो 10,000 मैंने मम्मी को दिए, और 10,000 ही अगर मैं पैरेलल में अपने पास भी खुद जमा कराता, तो आज मुझे सिचुएशन का वो फेस नहीं करना पड़ता। समझ में आई? यानी कि अब राम आगे के स्टेप में क्या करेगा कि इट सेल्फ अपने आप भी पैसा रखेगा, ताकि मुझे आगे इस सिचुएशन में पड़ना ना पड़े। घर आता है, मम्मी पूछती है, अरे मेरे लाल क्या हुआ तुझे? मम्मा आपने मेरा फोन नहीं उठाया, आज के बाद आपको तो मिलेगा मिलेगा, मैं अपने पास भी रखूंगा। ठीक, क्या हुआ बेटा अनुगब, जो हुआ उसको भूल जाओ, वो तो मैंने क्या किया, फेस कर लिया। ठीक, मैं समझ गया। चलो भाई, तो एसएलआर समझ गए क्या होता है? एसएलआर में अब बैंक अपने पास खुद पैसा रिजर्व रखेगा। ठीक, अब इसमें भी आरबीआई की गाइडलाइन होती है। ठीक है, आरबीआई की भी गाइडलाइन होती है। अच्छा, मैंने आपको अभी सीआरआर बताया है, तो सीआरआर का जिक्र कहाँ है? आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, जब वो एक्ट बना था हमारा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में नगद आरक्षित अनुपात का जिक्र है। ठीक है, समझ में आई? चलो भाई, और इसका कहाँ है? बैंक रेगुलेशन 1949 में, बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक, चलो भाई, ये हो गया। अब इसने सारा रेगुलेट कौन करेगा इसको? आरबीआई। बट आरबीआई से ये पूछेगा कि सर क्या ये मुझे अपने यहाँ पे कैश में रखना पड़ेगा? 18% है इस टाइम का, ज्यादातर यही होती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है। ठीक है, एसएलआर जो है वो 18% है, कैश में रखना पड़ेगा। बोला कि तुम्हें दिख रहा है वहां पे कहीं कैश का नाम है? नहीं, कैश जरूरी नहीं है, कैश में भी रख सकते हो, गोल्ड में भी रख सकते हो, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके रख सकते हो, कोई बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है, कोई शेयर खरीद सकते हो, इनमें आप अपना रखोगे। बट कंडीशन अप्लाई कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ये चीजें गोल्ड, जैसे गोल्ड है या कोई भी चीजें हैं वो क्या हो, कोई भी चीजें जो है वो क्या हो, ठीक, इसमें क्या होगा, क्या कहाँ थी? ठीक है, हाँ, आरबीआई कहता है कि आप इन सारी चीजों में वो चीजें रख सकते हो 80%, बट कंडीशन अप्लाई कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम टाइम लगना चाहिए। गोल्ड है, विद इन 5 मिनट्स आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सुनार के पास जाओ, सोना बेचो, पैसा ले लो। ठीक, समझ में आए? अब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लो, नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी टाइम टेकन प्रोसेस होता है, कन्वर्जन इन कैश। समझ में आई? चलो भाई, 18% आप समझ गए। इसके बाद क्या है? अपने पास रखेगा 18% बैंक, किसका रखेगा? एनडीटीएल का, एनडीटीएल का 18%। अब ये नहीं है कि देखो मैम 100 रुपए में 4 रुपए तो हमने आरबीआई के रख दिए थे, तो क्या जो 96 रुपए बचे उसका 18%? नहीं, 100 का 4% ये निकाला जाएगा, 100 का 18% ये निकाला जाएगा। समझ में आई? वो 18% आप अपने पास इसको रखोगे। समझ में आई बात है? 100 का 18% आप क्या करोगे? इसको अपने पास रखोगे। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई? अब इसको भी इन्फ्लेशन से रिलेट करो, जैसे हमने सीआरआर को किया था, एसएलआर को भी बढ़ाए घटाए। देखो 18% है, सिर्फ एक ही बैंक का एग्जांपल लेती हूँ, पीएनबी का ले लिया, मान लीजिए पीएनबी का ले लिया, इसका एनडीटीएल बच्चों कितना था? एनडीटीएल इस बैंक का कितना था? 100 रुपए था। इसने क्या किया?
CLR जो है वो, सॉरी SLR जो है 18%, यानी कि 18 रुपए अपने पास रख ली, तो इसके पास कितना हो गया, जो बैंक के पास लोन देने के लिए जो पैसा है वो कितना रह गया, कितना रह गया, अरे कितना रहा, 82 रुपीज। ठीक, अब मैं कहती हूँ कि मैं जो है SLR की रेट बढ़ा के 25% कर दी, मैंने कितनी कर दी, 25%। NDTL 100 रुपए है, तो अब लोन देने के लिए कितनी अमाउंट बचेगी, 75 रुपए। पहले 82 रुपए का लोन मार्केट में जा रहा था, 75 रुपए का जा रहा है, यानी कि अब कम पैसा जा रहा है। कम पैसा जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। समझ में आया डायरेक्ट लिंक कैसे होता है, SLR और CRR, समझ में आई। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है बच्चों, क्या पढ़ लिया है, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, स्टैंडिंग, लॉन्ग, टारगेट, सेलेक्ट एंड SLR और CRR, यानी कि रिजर्व रेशो। कल मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगी। मैंने आपको होमवर्क दिया था थोड़ा सा, मुझे जरा बता दीजिए, SLR और CRR तो मैंने आपको बता ही दी है करंट की। अब मुझे ये बताइए रेपो और रिवर्स रेपो कितनी है इस टाइम पे, रेपो कितनी है, 6.20, सॉरी 6.25, ठीक, 6.25, और रिजर्व रेशियो है 3.25। आरबीआई ने इसको कब बदला है, 7 Feb 2025 को, टिल अभी तक यही चल रही है। जरूरी नहीं होता है कि आरबीआई इसको बदलता रहे, पर 3 से 4 बार तो साल में बदल ही देता है, साल में। बट अगर उसको नीड लग रही है कि अभी मैंने जैसे आज के दिन ही मैंने रेपो रेट बढ़ाई है, और 10 दिन बाद भी मुझे नीड है, तो 10 दिन बाद भी वो चेंज कर सकता है। पूरी की पूरी जो अथॉरिटी होती है वो हमारी किसके पास होती है, आरबीआई के पास। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।